नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हाजिर हूँ एक कहानी लेकर, जिस कहानी का नाम है मवाली। ये कहानी राकेश मोहन की है। और कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि YouTube पे अब तक मेरे 356 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और अगर आपको कहानी पसंद आए, मेरा काम धीरे धीरे पसंद आए, कोई ना कोई साहित्य में डालता ही रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया कहानी या कोई अन्य चीज़ अपलोड करूं तो आप तक जरूर पहुंचे। तो शुरू करते हैं कहानी। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के वक्त चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। चौपाटी का मैदान काफ़ी खुला है, और जब समुद्र भाटे पर हो तो और भी खुला हो जाता है। शाम के वक्त वहाँ पर सब तरह के लोग जमा होते हैं। वे जो वहाँ तफरीह लेने के लिए आते हैं, और वे जो वहाँ आने वालों को तफरीह का सामान प्रस्तुत करते हैं, और वे जो दूसरों को तफरीह करते देखकर लुत्फ़ लेते हैं। वहाँ धार्मिक प्रयोजनों से लेकर आदम और हव्वा की परंपरा तक के पालन सभी कुछ होता है। अंधेरे और रोशनी में इतना सुंदर समझौता और कहीं नहीं होगा जितना चौपाटी के मैदान में। और वह लड़का नंगे पाँव, नंगे सिर, सिर्फ घुटनों तक की लंबी मैली कमीज पहने वहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चल रहा था। एक जगह एक नेता का भाषण समाप्त हुआ था और मजदूर सामियाना उखाड़ रहे थे। ज़मीन पर फैले सामियाने पर से गुजरते हुए लड़के ने रुककर चारों तरफ देखा और हाथ उठाकर भाषण देने की मुद्रा में गले में कुछ अस्पष्ट आवाज़ें पैदा की। जब एक मजदूर उसे हटाने के लिए उसकी तरफ लपका तो वह उसे जीभ दिखाकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए वह एक ऐसे आदमी से टकरा गया जो ज़मीन पर लेटकर कराहता हुआ भीख मांग रहा था। वह आदमी ऊंची आवाज़ में उसे गाली देने लगा। लड़के ने उसकी तरफ होंठ बिचका दिए और एक पत्थर को पैर से ठोकर मारकर दूर उड़ा दिया। फिर उसकी नज़र मालाबार हिल की तरफ से आती बसों और कारों की पंक्ति पर स्थिर हो गई। उधर देखते हुए अनायास उसके पैरों का रूप बदल गया और वह दूसरी दिशा में चलने लगा। उसकी उम्र 13 या 14 साल की होगी। रंग सांवला था और नक्श भी खास अच्छे नहीं थे, मगर उसकी आंखों में अजब बेबाकी और आवारगी थी। आंखें सड़क की तरफ रहने वाले एक रेत में बड़े बड़े से पत्थर से ठोकर खा गया, जिससे उसका घुटना छिल गया। उसने छिले घुटने पर थोड़ी रेत डाल दी और थोड़ी रेत अपनी हथेली पर लेकर उसे फूंक से उड़ा दिया। 50 गज दूर समुद्र से उमड़ती लहरों का शब्द सुनाई दे रहा था। वह कुछ देर लहरों के किनारे की तरफ आते और एक फेनिल लकीर छोड़कर वापस जाते देखता रहा। हर लहर के बाद दूसरी लहर और आगे तक बढ़ आती थी। पश्चिमी क्षितिज के सभी बादलों के 2 लंबे सुरमई टुकड़े समुद्र से निकले बड़े बड़े मगरमच्छों की तरह एक दूसरे से उलझे हुए थे। लड़का उन मगरमच्छों को एक दूसरे में विलीन होते देखता रहा। फिर वह बैठकर रेत की सीपियाँ बटोरने लगा। केकड़े और उसी तरह के दूसरे जंतु उछलते हुए समुद्र की तरफ आते थे और पास से निकल जाते थे। लड़का टूटी हुई सीपियों को दूर फेंक देता और साबुत सीपियों में से जो उसे खूबसूरत लगती उन्हें कमीज में साफ करके जेब में डाल लेता। अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था, इसलिए सीपियाँ ढूंढना कठिन हो रहा था। लड़का एक बड़ी सी सुंदर सीपी को एक जगह ओर से टूटी हुई थी हाथ में लेकर अनिश्चित दृश्य देखता रहा कि उसे जेब में रखना चाहिए या नहीं। पर उसकी आंख ने टूटी हुई सीपी को स्वीकार नहीं किया। उसने वहीं रेत में रख दिया और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें कई पल गजरती हुई लहरों पर टिकी थी। फिर उधर को मुड़ गया जिधर चौराहे की बत्ती का रंग लाल से पीला और पीले से हरा हो रहा था, और लाल रंग की बसें घरघराती हुई एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थी। एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़े नाचता हुआ आ रहा था। यह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। एक गुब्बारे वाले के पास से निकलते उसने गुब्बारे को छेड़ दिया। गुब्बारे वाले ने घूरकर उससे देखा तो उसने उसकी तरफ मुंह से जोर से सीटी बजाई और हाथ से जेब से भरी हुई सीपियों का वजन फैलाव महसूस करता हुआ तेज तेज चलने लगा। सड़क के उस पार चरनी रोड पर एक लोकल गाड़ी मैरीन लाइन से आकर रुकी थी, जो सीटी देकर अब ग्रांट रोड की तरफ चल दी। कुछ ही देर में गाड़ी से उतरे हुए लोगों की भीड़ चरनी रोड पुल के पास आ गई
भैया लोग दूध बेचकर खाली पीपे लिए आ रहे थे। कुछ घाटी युवतियाँ एक दूसरे को छेड़ती हुई पुल की सीढ़ियाँ उतर रही थी। लड़के की आंखें काफ़ी देर पुल के उस हिस्से पर लगी रही जहाँ से हर पल नए चेहरे प्रकट होकर आने लगते थे और कुछ ही देर में सीढ़ियों से उतरकर अदृश्य हो जाते थे। खिटिर पिटिर लड़के ने मुंह से 2 उंगलियां डालकर आवाज़ पैदा की और मुस्कुराकर चारों तरफ देखा कि लोगों पर उस आवाज़ की क्या प्रतिक्रिया हुई। यह देखकर कि उसकी आवाज़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है, उसने बाहें फैला ली और तनकर चलने लगा। काले पत्थर के बुद्ध के पास पहुँचकर उसने वहाँ 2 परिक्रमाएँ कर ली और भागता हुआ वहाँ पहुँच गया जहाँ एक परिवार के 6 लोगों में से एक गेंद को ऊंची उछालने की प्रतियोगिता चल रही थी। वह अपने रूखों बालों को खुजलाता हुआ बीच बीच में बाईं पिंडली को दाएं पैर से मलता हुआ उनका खेल देखने लगा। एक 15-16 साल की लड़की जिसे अपना नीला दुपट्टा कसकर कमर में लपेट रखा था, गेंद के ऊपर को उछलती हुई तो लड़के की एड़ियाँ भी ज़मीन से 3-4 इंच ऊपर उठ जाती। ए लड़के, किसी ने पास आकर उसे आवाज़ दी। उसने घूम कर देखा, एक पारसी अपने सोए हुए बच्चे को कंधे से लगाए खड़ा था। उसने हाथ के इशारे से बुला रहा था। उसने होंठ गाल गोल करके एक बार पारसी की तरफ देखा, फिर खेल में देखने में व्यस्त हो गया। ए लड़के, इधर आ, पारसी ने फिर आवाज़ दी। इस बच्चे को उठा शीतल बाग तक लेकर चल, एक आना मिलेगा। खाली नहीं है, लड़के ने सिर हिलाकर और हाथ हिलाकर मना कर दिया। साले का दिमाग देखो, पारसी बड़बड़ाया। खाली नहीं है, चल इधर आ, 2 आना मिलेगा। खाली नहीं है, लड़के ने जो और बेरुखी के साथ कहा और जेब से एक सीपी निकालकर उसे हवा में उछाली और दबोच लिया। साला बदमाश है, पारसी ने अपनी पत्नी से जो गर्दन एक तरफ झुकाए हुए ढीले ढाले ढंग से खड़ी थी कहा, फिर बच्चे को उठाए वह सड़क की तरफ चल दिया। गेंद उछालने की प्रतियोगिता समाप्त हो गई। लड़की अब अकेली ही बाँह घुमा कर गेंद को पीछे की तरफ उछाल रही थी। एक बार बाँह घुमाने से गेंद ज़्यादा घूम गई और तेज़ी से समुद्र की तरफ बढ़ चली। लड़की के मुंह से हल्की सी आवाज़ ओह निकली। तभी वह लड़का तेज़ी से गेंद के पीछे भाग खड़ा हुआ। इससे पहले गेंद सामने से आती लहर की लपेट में चली जाती, उसने टकने पानी में जाकर उसे पकड़ लिया। हालांकि अंधेरा इतना हो चुका था कि गेंद और पत्थर में फर्क कर पाना मुश्किल था। लड़का गीली गेंद को जरा उछालता हुआ उन लोगों के पास ले आया। बड़ी तेज है आँख तेरी, भारी गर्दन वाले अधेड़ व्यक्ति ने, जो उस परिवार का पिता था, गेंद को हाथ में लेते हुए से गिलगिली हंसी के साथ कहा। किस तरह चमगादड़ की तरह लपका था, नीले दुपट्टे वाली लड़की बोली। इन बातों के उत्तर में लड़के के गले से सिर्फ खुद किसी हंसी का स्वर सुनाई दिया। चल हमारा सामान उठाकर ले चल। सूखी हड्डियों वाली स्त्री, जो शायद उसकी माँ रही होगी, एहसान जताती हुई बोली। चलेगा? पुरुष ने खामोश देखकर झिड़कते हुए स्वर में पूछा। चलेगा, लड़के ने उत्तर दिया। यह दरी तह करके ले और बाकी सामान समेट कर टोकरी में रख ले। उस व्यक्ति ने दरी पर रखी प्लेटों और चम्मचों की तरफ इशारा किया। लड़के ने एक झिड़क के साथ बिखरे सामान को देखा, एक निगाह लड़की पर डाली, फिर झुककर वे चीज़ें इकट्ठी करने लगा। सब चीज़ें ठीक से रख ले और जो प्लेट पहले चम्मच धो ले, स्त्री ने उसे आदेश दिया। उसने जूठी प्लेट और चम्मच इकट्ठी करके समुद्र तरफ चला गया। वहाँ उसने सबको रेत से मलकर साफ किया, अच्छी तरह कमीज से पोंछ दिया। एक प्लेट लौटती लहर के साथ बह चली तो उसने झपट को उसे पकड़ लिया, फिर साफ करने लगा। जब उसे तसल्ली हो गई, सब चीज़ें ठीक चमक गई तो वो सीटी बजाता हुआ उन लोगों के पास ले आया। इतनी देर क्या करता रहा वहाँ? स्त्री ने आते हुए झिड़क दिया। हम लोग रात तक यहीं बैठे रहेंगे क्या? जल्दी कर। वो बैठकर प्लेटों को टोकरी में रखने लगा। स्त्री बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, सब चीज़ों को गिनकर रखना, प्लेट पूरी 6 है ना? लड़के ने प्लेट गिनी और सिर हिलाया। और चम्मच? स्त्री झुककर देखती हुई बोली, चम्मच तो मुझे 5 नजर आ रही है। लड़के ने उन्हें गिना और कहा, हाँ चम्मच 5 ही हैं। 5 कैसे? स्त्री कुछ सख्त स्वर में बोली, पूरी 6 हैं, एक चम्मच कहाँ छोड़ आया? छोड़ कहाँ आया? जेब में रख ली होगी, इसकी जेब देखो, पुरुष ने पास आते हुए कहा। लड़के का हाथ सहसा अपनी जेब पर चला गया और सीपियों के फैलाव को छूकर उसके बचाव के लिए वहीं रुका रहा। निकाल चम्मच। जेब पर हाथ क्यों रखे हुए है? पुरुष ने डांटा।
लड़का शर्माकर टोकरी के पास से उठकर 2 कदम पीछे हट गया। मैंने चम्मच नहीं ली, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मुझे नहीं पता चम्मच कहाँ है। तुझे नहीं पता, तेरे बाप को पता है। ये कहते हुए उस व्यक्ति ने लड़के के बालों को पकड़ लिया और मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। दे दे चम्मच, तुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे, स्त्री ने उस पर तरस आकर के कहा। मेरे पास चम्मच नहीं है, लड़का उसी स्वर में बोला। मेरी जेब में मेरी अपनी चीज़ें हैं। तेरी अपनी चीज़ें हैं? पुरुष बड़बड़ाया। अभी देखता हूँ तेरी कौन सी चीज़ें हैं। और उसके लड़के के बालों को अच्छी तरह झंझोड़ा कर उसकी जेब में रखा सामान अपने मोटे हाथ से कसकर निकाला। उस हाथ के दबाव से लड़के ने महसूस किया उसकी जेब की सीपियाँ टूट रही हैं। उसने जब उन सीपियों के चेहरे याद आए और उनका हाथ पहचान रहा था कि उनमें से कौन सी सीपी टूट रही है, उसने झटके से पुरुष के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर हाथ तो क्या छूट पाता, उसने गर्दन को और दबोच लिया। साले भागना चाहता है, उस होंठ चबाता हुआ बोला। देखो मैं कैसे भी तेरी गट बनाता हूँ, हटा हाथ। लड़के का हाथ उस मोटे हाथ के शिकंजे में निर्जीव होकर हट गया। पुरुष ने उसकी जेब को बाहर से दबाया जिससे कितनी सी सीपियाँ टूट गई। है चम्मच? उसने इसी तरफ देखकर कहा। हरामी ने जाने कब जेब में और क्या क्या चीज़ें भर रखी हैं। चोर कहीं का। लड़की और अपने छोटे भाइयों को लेकर अलग खड़ी थी, बोली। लड़के का संघर्ष समाप्त हो गया था। पुरुष ने उसकी जेब में हाथ डालकर जेब की सब चीज़ें बाहर निकाल ली। अधिकांश टूटी हुई सीपियाँ थीं। उसके अलावा और जो माल बरामद हुआ वह था तांबे का एक ताबीज़, एक आधा खाया हुआ अमरूद, कुछ कौड़ियाँ और एक पैसा। नहीं निकली? स्त्री ने सब चीज़ों पर नज़र डालकर पूछा। नहीं। पुरुष खिसियाने स्वर में बोला। जाने सुअर का बच्चा कहाँ छिपा आया। उधर धोने ले गया था, वहीं कहीं रख आया होगा, लड़की दूर से बोली। जरा सी उम्र में साले सब कुछ सीख जाते हैं। पुरुष ने लड़के की चीज़ें गुस्से में दूर फेंकते हुए कहा। जा ले जा अपनी चीज़ें माँ के पास। अंधेरे में तांबे की चमक कुछ दूर तक दिखाई देती है, फिर पता नहीं कहाँ क्या जा गिरा। सीपियाँ हल्की थी, इसलिए वे अधिक दूर नहीं गई। लड़का तेज़ी से उस तरफ भागा जिधर चीज़ें फेंकी गई थी। वह अंधेरे में आंखें गड़ाकर देखने लगा। लोगों को फेंके हुए जूठे दोने, खाली नारियल और बहुत सी मसली हुई थैलियाँ जहाँ तहाँ पड़ी थी। एक चमकती चीज़ से देखकर उसने उठाने के लिए झुका। वह सिगरेट का बरक था। एक जगह एक पत्थर को देखकर भी उसे तावीज़ का भ्रम हुआ। उसे उठाकर उसने जोर से वापस पटक दिया। फिर वह थैलियों और पत्तों को पैर से दबा दबा कर टटोलने लगा। 1-2 खाली नारियलों को उसने झटक कर देखा। काफ़ी देर देखने पर भी कुछ नहीं मिला तो वह सीधा खड़ा हो गया। वह पुरुष समुद्र के पास होकर वापस आ रहा था। लड़का तेज़ी से उसकी तरफ लपका। मेरा टिक्का दो, उसने पुरुष के पास पहुंचकर गुस्से के साथ कहा। हट! पुरुष ने उसे बाँह से धकेलकर आगे बढ़ गया। लड़के ने पीछे उसकी बाँह पकड़ ली, बोला। पहले मेरा टिक्का दो, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। हट जाने तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। पुरुष ने बाँह छुड़ाने की चेष्टा की। भैन मवालीगिरी करता है। बहन की गाली मत दो, लड़के का सर बहुत तीखा हो गया। कह रहा हूँ हट जा, नहीं तो। उसने उसे बाँह छुड़ाकर धक्का दे दिया। लड़के ने गिरते गिरते किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और झपट कर उसकी बाँह में दांत गड़ा दिए। इससे वह पुरुष एक बार तड़प गया। फिर लड़के को ज़मीन पर गिराकर उसे जूतों से ठोकरें लगाने लगा। उसकी स्त्री और बच्चे पास आ गए। आसपास और भी कई लोग जमा हो गए। लड़का चिल्लाया था, मार दे, मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपना टिक्का लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। तू मार और मार। 3-4 व्यक्तियों के रोकने पर वह व्यक्ति मारने से हटा। उसकी पत्नी लोगों को सुनाकर कहने लगी, इतना सा है मगर है पक्का चोर। हमने इसे सामान उठाने के लिए तय किया था और सामान टोकरी में रखने को कहा था, पर हमारे देखते देखते ही इसने एक चम्मच गायब कर दी। पूछा तो भाग खड़ा हुआ। अब उसकी बाँह पर दांत काट रहा है। दुनिया में ऐसे ऐसे नालायक भी होते हैं। और वह व्यक्ति रोकने वाले से कह रहा था, मैंने तो इसे कुछ ठोकरें ही लगाई हैं। ऐसे हरामी को तो गोली से उड़ा देना चाहिए। साले एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से मवालेगिरी करके दिखाते हैं। लड़का रो रहा था। 2 व्यक्तियों की पकड़ में छटपटाता हुआ कह रहा था, मेरा टिक्का मेरी माँ ने मुझे दिया था। मेरी माँ मर चुकी है, अब वह मुझे टिक्का कहाँ मिलेगा। मैं इससे अपना टिक्का लेकर रहूँगा, यह मेरी जान ले ले या मैं इसकी जान ले लूँगा। और वह
पकड़ से छूटने के लिए और भी संघर्ष करने लगा। उधर वह व्यक्ति कह रहा था, मैं कहता हूँ इसे हवालात में दे देना चाहिए। इसकी तलाशी ली तो इसकी जेब में तांबे का एक ताबीज़ सा निकला था। यह भी साले ने किसी का उठाया होगा, अब भी यह यहीं कहीं पड़ा है, पर उसके बहाने यह खून करने पर उतारू हो रहा है। छोड़िए भाई साहब, कोई उसे समझाता हुआ बोला, आप शरीफ आदमी हैं, आप क्यों इसे मुंह लगाते हैं? चोरी करना, जेब काटना इन लोगों का तो धंधा ही है। आपके साथ बाल बच्चे हैं ना, आप चलिए यहाँ से। पास से गुजरते हुए व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, क्या बात हुई है यहाँ? पता नहीं, उसे उत्तर मिला, एक लड़के ने कुछ चोरी वोरी की है, उसी के लिए मार आर पड़ रही है। बम्बई में इन लोगों के मारे नाक में दम है, उस व्यक्ति ने कहा। चौपाटी तो इन लोगों का खास अड्डा है, दूसरे ने समर्थन भी किया। देखो कैसे गालियां बक रहा है, बकने दीजिए, आप क्यों अपना वक्त खराब करते हैं? वह व्यक्ति दूसरों के कहने कहाने से स्त्री और बच्चों को साथ लेकर वहां से चल दिया। चलते हुए दूसरों को समझाने लगा कि ऐसे लड़कों के साथ सख्ती का बर्ताव करना क्यों जरूरी है। दो व्यक्ति अब भी उस लड़के को पकड़े हुए थे और उनके हाथ से छूटने की चेष्टा करता हुआ सबको गालियां दे रहा था लड़का। लोग उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले गए। जब उसे छोड़ा गया तो वह थोड़ी दूर जाकर और जोर से गालियां देने लगा। फिर वह सिसकियां भरता हुआ रेत पर औंधा पड़ गया। चौपाटी के अंधेरे भागों में अंधेरा पहले से गहरा हो गया था। मैदान में टहलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी। कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का आदमी ही नजर आता था। दूर कोने में एक आदमी एक लड़की की कमर में बांह डाले बेंच पर बैठा उसे चूम रहा था। धीरे धीरे समुद्र की लहरों और किनारों की बेंचों के बीच का फासला कम हो रहा था। स्पाशी की आवाज़ के साथ हर लहर दूसरी लहर से आगे बढ़ जाती थी। दूर क्षितिज के पास महुआ नावों की बस्तियां टिमटिमा रही थी। टिट 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 वातावरण में तरह तरह की आवाज़ें फैली थी। अरब सागर की हवा हुआ करती सामने की इमारतों से टकरा रही थी। काफ़ी देर पड़े रहने के बाद लड़का रेत से उठकर खड़ा हुआ और आंखों से ज़मीन को टटोलता घिसटता पैरों से चलने लगा। सहसा उसका पैर एक नारियल पर से उल्टा हो गया। उसने नारियल को कसकर गाली दी और जोर की ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों में खो गया। उस लहर से लौटते लौटते उसे नारियल फिर दिखाई दे गया और एक लहर उमड़ी आ रही थी, इसलिए पास ना जाकर उसने वहीं से एक पत्थर नारियल को दे मारा और साथ में भरपूर गाली, तेरी माँ को। और फिर वह सामने आती लहर को जोर जोर से पत्थर मारने लगा, तेरी माँ को, तेरी बहन को। यहाँ से ये कहानी समाप्त होती है। ये थी मोहन राकेश की कहानी मवाली। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी कहानी लगी हो और चाहते हैं कि कहानियों की सीरीज जो मैंने शुरू की है, साहित्यिक कहानियाँ जो हमारे पुराने राइटर्स की लिखी हुई हैं, उनकी सीरीज मैं लगातार प्रस्तुत करूं। तो एक ही उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस काम को जो है सराहिए, ताकि मैं इस काम को आगे बढ़ाता रहूं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए सभी लोगों से नमस्ते, जय हिंद।